नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से कृषि और कृषि अनुसंधान के देश से प्रकृति और परमात्मा की कृपा का एक प्रदेश है। हमारे पास विस्तृत कृषि भूमि है, हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, कृषि भूमि अत्यंत उर्वरा है और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसकी 86% से अधिक भूभाग सिंचित है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ प्रकृति और परमात्मा की एक कृपा और दूसरी ओर यहां पर कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों का एक बेहतरीन संजाल। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से संचालित कर रही है। 5वां कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रदेश के अंदर पहले से ही कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और 15 से अधिक कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थान प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्रदान करते हैं। इस सब के बावजूद अभी तक हमारी जो प्रगति है, हमारे अन्नदाता किसानों की जो स्थिति है, वह बहुत चौंकाने वाली तथ्य प्रस्तुत करता है। प्रदेश के बामुश्किल 25 से 30% किसान ही ऐसे हैं जो वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के इन कार्यों को प्रभावी ढंग से अपनी खेती में लागू कर पा रहे हैं और उसका परिणाम भी है। मैं बार बार जिस बात को कहता हूं कि यह सच है कि देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यह भी सच है कि देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश में है और यह भी सच है कि देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन का इस 11% भूमि पर हम लोग 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की भूमि की समतलीकरण को देखते हुए, उसकी उर्वरता को देखते हुए, जल संसाधन को देखते हुए अभी इसमें इससे 3 गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कृषि शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करना कि दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं, दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहां की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए
उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। याद करना यह आवश्यक नहीं कि यूरोप के लिए जो उपयुक्त है वह भारत के लिए भी उपयुक्त है, यह आवश्यक नहीं है। हमें भारत के अनुरूप, यहां की जलवायु के अनुरूप, यहां की मिट्टी के अनुरूप उस प्रकार के शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें लगातार प्रयास करने होंगे और मैं मानता हूं ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर छुपी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है। लेकिन 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है, इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केवल 2047 को लेकर के नहीं, हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म भी होगा। हमने 2 वर्ष में क्या अचीव करना है। हम केवल 2047 की बात करें और 2027 की बात न करें, 2029 की बात न करें, 2035 की बात न करें, तो यह पब्लिक को अपील नहीं कर पाएगी। पब्लिक को अपील करने के लिए हमें दोनों देने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्या हमारा लक्ष्य होगा, मीडियम का क्या लक्ष्य होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें एक साथ चलना होगा। मैं अपने सभी कृषि विश्वविद्यालयों से, कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थानों से और कृषि विज्ञान केंद्रों से भी कहूंगा कि वे इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। हमने यहां पे इजराइल की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे। उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उस समय उन्होंने तकनीकी सहयोग हमें किया था। यहां के वैज्ञानिकों ने उनके साथ प्रशिक्षण लेकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन वो एक तक सीमित न रहे। उसका एक्सटेंशन क्या है, हमें उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अगर यह कार्य इजराइल कर सकता है तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकते? हमने उस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया? हम आज भी लकीर के फकीर बनकर के कब तक यहां के किसानों को खेती बाड़ी से प्लान करने के लिए ही मजबूर होते देखते रहेंगे? इन सभी स्थितियों को हमें देखना होगा। दूसरा,
हमें उस फील्ड को भी तलाशना होगा कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस समय भारी बारिश होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के लगभग 15-16 जनपद ऐसे हैं जहां पर एवरेज से कम बारिश हुई है। अगल बगल के कुछ राज्यों में जहां पहले बारिश कम होती थी वहां भारी बारिश हो रही है। इन स्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोगों को तैयार कर सकते हैं? बहुत बार किसान इंतजार करता रहता है, बारिश होगी बारिश होगी, तब हम धान की रोपाई करेंगे, तब हम इस फसल को लेके आगे बढ़ेंगे। और अंततः होता क्या है, जब हम देर में अगर कोई भी फसल 1 महीने लेट होगी तो ये मान के चलिए कि बीज अगर वही पुराना है तो लेट होने का परिणाम क्या है, उसकी 30% तक प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। हमने क्या लेट वैरायटी के लिए उसको तैयार किया, हमने उस प्रकार के बीज की उपलब्धता के लिए और उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया। क्योंकि किसान तो बीज देखता है, बहुत बार उसको उसकी जानकारी नहीं होती है, तो बीज देख करके तय कर लेता है कि साहब ये सब एक जैसा है, ठीक है, ये सभी चीजें उसके सामने तय होती हैं। वो बीज देख करके उसी ढंग से उसकी बुआई कर लेता है, उसकी रोपाई कर लेता है। अगर हम उसे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से या अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से समय पे सही जानकारी नहीं देंगे और डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से उसको बताएंगे नहीं कि देखिए इस कृषि क्षेत्र में इस विकास से, इस बीज के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है, इसका प्रोडक्शन इतना लिया जा सकता है, उसको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि वह आज भी अगर अपनी पुरानी रणनीति के तहत पुरानी तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए मजबूर है, इसलिए क्योंकि हमारी पहुंच उस तक नहीं हुई या हम उसे अपने केंद्रों तक लाने में विफल रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि आज भी है। आप याद करिए, लगभग 3 करोड़ किसान अकेले कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि के बाद जो दूसरा सेक्टर हमारा है जो सर्वाधिक रोजगार दे रहा है वह एमएसएमई का सेक्टर है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 65 लाख के आसपास लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। और फिर अलग अलग सेक्टर में फिर लोगों ने अलग अलग प्रकार के रोजगार अपने अनुसार अर्जित किए हैं। कृषि यह लोगों के प्लान का कारण न बने, बल्कि कृषि लोगों के जीवन में खुशहाली का माध्यम बने। और यह तभी संभव है जब हम इस क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान का लाभ एक अन्नदाता किसान को दे पाएंगे। आज यहां पर आप सभी कृषि वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए हैं इनसे संबंधित यहां पे इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपकार के 35 वर्ष की इन उपलब्धियों के साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे, उसे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे और आगामी विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होने वाली है, उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सेक्टर को अगर हम एक साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वह कृषि का हो, वह हॉर्टिकल्चर का हो, वह वेजिटेबल का हो, वह पशुपालन और डेयरी का हो, थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो लोगों को इस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि
अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी तब जब हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज्यादा बढ़ाएंगे। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ही यह सब संभव हो सकता है। इसमें और कुछ बहुत कुछ किया जा सकता है। इन सभी पक्षों को लेकर के आज यहाँ पे विस्तृत चर्चा होगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उपकार को 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उपकार उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में अपने विशिष्ट शोध और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अवश्य उपकार करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। उधर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की है। इस चर्चा में स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत ही जानी मानी हस्ती और उत्तर प्रदेश के नेता, जल शक्ति मंत्रालय के नेता, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं इस समय स्वतंत्र देव सिंह जी। सर, इस समय जगह जगह बाढ़ आ रही है। सबसे पहले मैं उसके बारे में, आप लोगों ने काफी नियंत्रण किया, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो राज्य में बाढ़ कहीं टुकड़े में छोटे छोटे लोकल नदियों के कारण थोड़ा बाढ़ है, लेकिन हमारी सभी परियोजनाएं राज्य के अंदर इस समय 348 परियोजनाएं इस वर्ष थी। हमारी सभी परियोजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं हैं जो 75 से लेकर 95, 80, 90 लगभग वो भी पूर्ण के किनारे पर हैं। कोई खतरा नहीं रहेगा, मतलब उस स्थान पर बाढ़ भी आएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। इस समय मेन जो नदियां हमारी, कोई ऐसा बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन नेपाल में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जब बारिश बम्पर होती है तब जाकर थोड़ा बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो इस समय सरयू में भी, राप्ती में भी, गंडक में भी किसी प्रकार का दबाव नहीं है। थोड़ा सा बीच में यमुना में दबाव आया था, लेकिन इस समय भी पानी सब उतर रहा है, गंगा जी का भी पानी उतर रहा है। तो इसलिए कहीं नुकसान की स्थिति नहीं है, पूरा नियंत्रण है। सभी अधिकारी कर्मचारी जमीन पर काम कर रहे हैं और नीचे उतर कर सब लोग देख रहे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा शासन प्रशासन हर प्रकार के लोग लगे हैं, किसी को परेशानी न हो, किसान को नुकसान हो। सर, कल भी आप बाराबंकी के दौरे पर थे, तो वहाँ पर अगर आप बताना चाहें कि वहाँ की स्थिति के बारे में क्या है, थोड़ा फिजिकल या स्थलीय निरीक्षण होने के कारण वह समझ में आता है कि क्या स्थितियां हैं, नदियों का क्या मूड है, हमारी बाढ़ की स्थिति क्या है, तो एक समझ में आता है। तो एक अच्छा, ठीक है, कोई ऐसा नुकसान नहीं। उस गांव वालों से मिले, गांव वालों से बात किए, बड़े पैमाने भाई कोई परेशानी है किसी पर, बोले नहीं इस बार मेरा गांव बच जाएगा, सुरक्षित रहे, कटान नहीं होगा। जल शक्ति मंत्रालय की बहुत ही महत्वता है अगर बात करें तो, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आती रहती है। जैसे कि अब जैसे बहुत सारा जल आता है बाढ़ के समय पे, तो सर उस जल के लिए कुछ ऐसी योजना है जिसका उपयोग सही ढंग से, और कुछ नई योजनाएं, कुछ नई टेक्निक्स आप लोग लेकर? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि कहीं पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में नदियां हैं तो उसको हम रोक लें उस पानी को। फिर भी हमारे जो ललितपुर में, झांसी में, महोबा में और इधर सोनभद्र, मिर्जापुर में जो भी हमारे डैम हैं वो बरसात में हमारे भर जाते हैं। उसके बाद भी पानी का फिर हम उपलब्धता देते हैं। हम सोच रहे हैं कि पूर्वांचल में भी जो बाढ़ आता है उस पानी का कैसे उपयोग कर सकता हूँ, और भविष्य के लिए उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन एक तरह का हम लोगों के जितने भी डैम हैं ये हमारे भरे रहते हैं और इनको पानी सिंचाई के लिए हम उपलब्ध कराते रहते हैं। कोई ऐसी परेशानी, दिक्कतें नहीं आती हैं। फिर भी भूजल स्तर मेरा ठीक बना रहे, इसके भी लिए रात दिन हमारी नहरें भी चलाने का प्रयास करते हैं और चलती रहती है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी सर, आप यहाँ अगर बात करें तो बहुत ही पॉपुलर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी के भी बहुत नज़दीक हैं, केंद्र में भी बहुत आपका मतलब पॉपुलैरिटी मानी जाती है। तो सर इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है और पार्टी भी एक गरीब के कल्याण के लिए काम करती है। तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो डबल इंजन की सरकार है, पहली बार आप देखेंगे मुसहर हो, बंटाइयाँ हो, थारू हो, ललितपुर में शहरियाँ हों, जनजाति हो, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी बंधु हों अपने, ये सभी के लिए सरकार ने उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम है। बेटियां हैं, चाहे ड्रोन बहन हो, चाहे सखी सहेलियां हों,
मतलब इस प्रकार की बैंक सखी हो, इस प्रकार के आत्मनिर्भर बनने का काम हो रहा है लोगों का, और सरकार के प्रति इनका रुझान भी रहता है। इसी कारण प्रत्येक गांव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। जो सरकार की योजना है ज़मीन तक हम उतारते हैं और ज़मीन पर लोग उसका लाभ भी लेते हैं। आयुष्मान का कार्ड हो, पक्का मकान हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सभी पर, और राज्य के अंदर स्वच्छता अभियान में, वृक्षारोपण में अभियान और जल संचय पर बड़े स्तर पर काम होता है। राज्य के अंदर नदियों को जिंदा करने का काम हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता से भी आप उतना ही जुड़े हैं, तो क्या लगता है आपकी पॉपुलैरिटी का यही राज है? क्या है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता है और गरीब कल्याण योजना के कारण एक सम्मान है। तो नीचे आम जनता ये जानती है कि इन्हीं के राज्य में हम सुरक्षित रह सकते हैं और इन्हीं कारण ये सुरक्षा हमें प्रदान होगी। तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के कारण ये हम लोगों की सरकार बनती है, और हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाते हैं एक मिशन के लिए काम करते हैं। सपा बसपा क्या है, जातिवाद, वंशवाद, ये सब एक परिवार के लिए काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी विकास, एक हाथ में विकास का एक एजेंडा, दूसरे हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा। सर, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल हो चुके हैं, उस पर कुछ कहना चाहिए? अच्छी है, आदरणीय योगी जी को बधाई है। और मतलब जिस प्रकार सरकार चलाए 8 वर्ष में, आज गुंडागर्दी बंद है, रोडों का कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, एक से एक सड़कें हैं, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहा है, गांव के लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और अपने को सुरक्षा जो 5 बजे के बाद दूसरे राज्यों के आने में डरते थे, अब 24 घंटा सभी सड़कों पर आप दिन रात चल सकते हैं, किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होती है। दिव्य भव्य कुंभ आपने देखा, 68 करोड़ लोगों ने आकर स्नान किया गंगा जी में, कुंभ का आनंद लिया लोगों ने, और 24 घंटे चलते रहे, किसी प्रकार का लूट न खसोट, किसी प्रकार का रोड पर कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई, शांति से लोग आए, अपने अपने राज्यों को गए। तो अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। आज स्वच्छता में हम लोग टॉप 10 में आ रहे हैं, तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो इसलिए स्वच्छता अभियान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे जल संचय हो, इस ओर माननीय मोदी जी का जो सपना है उसको आदरणीय योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करके जमीन पर उतारने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम भी आगे बढ़े देश में, इसके लिए रात दिन काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी, जिन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के अलावा 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में भी हमें बताया। आज के हमारे इस खास इंटरव्यू में इतना ही। मिलेंगे फिर एक और बार एक खास शख्सियत के साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,